हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना शुरू किया है। पिछली वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी गोल्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके बारे में हमने समझा था। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले हम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ ही हमारे टाइप्स मॉडिफाई हुई हैं। तो जो अगर मैं टाइप्स की बात करूं, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मेन जो रहती हैं, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा भी आपको मिल जाएंगी हर बुक में, हर जगह आपको अलग अलग तरह से टाइप बताई गई है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें ऐड भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ यही पर्टिकुलर टाइप है, वो डिपेंडिंग अपॉन द मशीन्स चेंज होती रहती हैं। लेकिन हम जिन पे बात करने वाले हैं, हम मेन इन टाइप्स पे ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं बात कर लूं स्टार्टिंग की एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास मशीन्स थी उनको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोलते थे। आई होप आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी होंगी, बेसिक सी चीजें हैं। तो उसके अंदर आपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पढ़े होंगे, जिनका मशीन का साइज बड़ा रहता था और मेमोरी हमारे पास लिमिटेड रहती थी। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स स्टार्टिंग में हमारे पास थे। तो उनमें एक मैंने टाइमलाइन थोड़ी सी बनाई है ये फ्रेमवर्क की तरह, इसमें आपको पता चल जाएगा आसानी से क्या चीजें हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से उनमें इनपुट और आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते थे, कार्ड रीडर्स और टेप ड्राइवर्स। ओके, इनपुट आउटपुट के लिए हम कार्ड रीडर और टेप ड्राइवर्स यूज करते थे। और यूजर का काम क्या होता था, टू प्रिपेयर अ जॉब। ठीक है, अब ये जॉब क्या चीज है, जॉब कुछ नहीं है, उसके तीन कंपोनेंट रहते थे हमारे पास। प्रोग्राम रहता था, फिर इनपुट डेटा रहता था और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस रहते थे। ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की उन प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल करना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट आपको पता चल गया, कार्ड रीडर और टेप ड्राइवर से देते थे। यूजर का काम क्या होता था, टू प्रिपेयर अ जॉब। अब जॉब क्या थी, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने मशीन को देनी है ताकि वो प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके। और प्रोसेसिंग कैसे परफॉर्म करनी है, उसका कंट्रोल मैकेनिज्म भी उसमें हम डिफाइन करके रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, जो इनपुट जॉब थी, अगर इनपुट करना है उसके लिए हम क्या यूज करते थे, पंच कार्ड यूज करते थे। अब ये पंच कार्ड क्या चीज है, पंच कार्ड कुछ नहीं होता था, एक गत्ते की तरह का एक कार्ड होता था, जैसे हमारा एक नॉर्मल गत्ता होता है, उसमें हम सुराख कर देते थे, छेद कर देते थे। तो उन सुराख का मतलब ये था कि प्रेजेंस ऑफ करंट और एब्सेंस ऑफ करंट, यानी कि असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज की बात करूं, मशीन लैंग्वेज में ही हम मशीन को इंस्ट्रक्शंस देते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शन देते थे। अब जैसे ही मैं पंच कार्ड, अगर मान लो ये मेरा पंच कार्ड है, एक ऐसा पंच कार्ड होता था, मैं इसमें यहाँ पे सुराख कर दूंगा, बाकी जगह सुराख नहीं किया मैंने। तो इसका मतलब क्या है, जहां जहां से सुराख है वहां से लाइन पास हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या है 1। और जहां से लाइन पास नहीं होगी तो उसका मतलब है 0। तो पंच कार्ड कुछ नहीं होता था, एक गत्ते की तरह का कार्ड होता था, जिसमें हम मशीन लैंग्वेज में ही डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस किसको पास करते थे, मशीन को इंस्ट्रक्शंस देते थे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट किससे कराते थे हम, पंच कार्ड की मदद से। और आउटपुट जो आता था वो भी पंच कार्ड पे ही आता था, यानी कि जो रिजल्ट आता था वो भी पंच कार्ड पे ही आता था। तो अगर मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ऑपरेटिंग सिस्टम वाज वेरी सिंपल एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल थे और हमेशा मेमोरी में प्रेजेंट रहते थे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या था, मेजर टास्क वाज टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब, एक जॉब से अदर जॉब पे ट्रांसफर करना कंट्रोल को। और हमारी मशीन कुछ इस तरह की रहती थी, ये हमारा कंप्यूटर है, यहां पे आ जाएंगे हमारे पास सीपीयू, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर होता है उसके ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके अलावा मेमोरी भी लगती है। लेकिन उस टाइम अगर मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करूं, जो हमारे ओएस थे बड़े सिंपल थे, सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोग्राम। हमारी मशीन कुछ ऐसे रहती थी और यहां से हम इनपुट देते थे और यहां पे हमको आउटपुट मिल जाता था। आई होप आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब जब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते थे तो उसमें हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स रहते थे। अब वो ड्रॉबैक्स क्या थे, पहला था पुअर सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू की यूटिलाइजेशन पुअर थी। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली मशीन को इनपुट दे रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस से डायरेक्ट इनपुट दे रहे हैं, कोई मेमोरी नहीं थी,
तो हमारे पास इनपुट हम उसको मशीन को डायरेक्ट देनी पड़ती थी। तो इनपुट आपको पता है कि इनपुट डिवाइसेस की स्पीड और कंप्यूटर की स्पीड में कितना मिसमैच है। सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा रहती थी, तो इससे क्या होता था, सीपीयू की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती थी, ठीक है। और स्पीड मिसमैच, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा थी और इनपुट डिवाइसेस की मशीन एज कंपेयर टू सीपीयू बहुत कम रहती थी, इसलिए स्पीड मिसमैच आता था। फिर इसके अलावा थर्ड हमारे पास जो रहता था वो था सेपरेट जॉब रिक्वायरमेंट्स। अब हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, क्यों? क्योंकि हर जॉब की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती थी। क्या पता किसी अगर कोड को मैंने रन करना है तो उसको कोबोल चाहिए, या किसी को रन करना है उसको फोरट्रॉन लैंग्वेज में काम करना है, मतलब हर एक जॉब की रिक्वायरमेंट अलग रहती थी, तो उस जॉब के अकॉर्डिंग हमको इंस्ट्रक्शंस अपलोड करनी पड़ती थी, तो इससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद हमारा पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए जिनको हमने बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। चलो आगे देखते हैं हम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या थे, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेते। चलिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे, मशीन मेन फ्रेम के लिए हम जॉब तैयार कर रहे थे, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या करना शुरू किया हमने, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सिंगल जॉब, हम सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स का एक एक बैच बनाना शुरू कर दिया हमने, ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ा, उससे ये फर्क पड़ा कि हमारे सीपीयू की यूटिलाइजेशन थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। अब हमने क्या कर रहे थे, हम एक तरह की जॉब का, मान लो कि फोरट्रॉन जॉब है, अगर मुझे फोरट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कुछ काम करना है, उसके रिलेटेड कोई जॉब है, तो मैं उसका एक पूरा बैच बना दूंगा, ठीक है। पूरा बैच बना दूंगा उस फोरट्रॉन की रिक्वायरमेंट जिन जिन जॉब्स को थी, जैसे मान लो कि मेरे पास ये फोरट्रॉन बैच है, इसको 1, 2 और 6 को फोरट्रॉन की जरूरत थी, तो मैं इसको मर्ज करके एक सिंगल बैच बना देता था। और उस ये ऑपरेटर क्या होता था, ये ऑपरेटर पर्सन है, ठीक है। ये ऑपरेटर का ही ये काम होता था कि वो सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स का एक एक बैच बनाता चले, और एज पर द रिक्वायरमेंट और जितनी हमारी लिमिटेशन है मेमोरी की, उसके अकॉर्डिंग वो बैच बनाए और बैच को सीधा मशीन को प्रोसेसिंग के लिए दे दिए। और प्रोसेसिंग होती वैसे ही थी, किससे, कार्ड से, ठीक है, पंच कार्ड से। पंच कार्ड का एक डेक बनाते थे और सिमिलर टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स वाली जॉब को इकट्ठा करते थे और मशीन को इनपुट करा देते थे, ठीक है। और रिजल्ट भी उसी पे ही, पंच कार्ड पे ही हमको ऐसा आउटपुट मिलता था। चलिए कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सिमिलर जॉब्स वर बैच टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड थ्रू द प्रोसेसर एज अ ग्रुप। मैंने पहले ही बताया, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स जो थी उनको हम एज अ ग्रुप तैयार कर लेते थे और उनको प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर को दे देते थे, ठीक है। ऑपरेटर सॉर्ट जॉब्स एज अ डेक ऑफ पंच कार्ड्स इनटू बैच विद सिमिलर नीड। सिमिलर नीड्स की जो जॉब थी, ऑपरेटर क्या करता था, उनका एक ग्रुप बनाता था, यानी कि बैच बनाता था और मशीन को प्रोसेसिंग के लिए दे देता था। फॉर एग्जांपल फोरट्रॉन बैच, कोबोल बैच, फोरट्रॉन और कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो इसके आप डायग्राम देख सकते हैं, यूजर्स बहुत सारे हैं और जॉब्स भी n हैं, और ऑपरेटर क्या कर रहा है, एक बैच बनाता जा रहा है इसका सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स का। मान लो ये सिमिलर टाइप ऑफ जॉब है 1, 2 और 6, इसका एक बैच बनाया, 3 और 7 अलग टाइप्स का बैच है, तो बैच बनाया और लोड कर दिया। इससे क्या हो गया, मैनुअल इंटरवेंशन की हमको जरूरत खत्म होगी कि अब हमको सीपीयू को एक एक पंच कार्ड डाल के बताना नहीं पड़ रहा था कि भाई ये जॉब है, इसको प्रोसेस करो। हमने सिंपल एक बैच बना दिया और उसको लोड कर दिया, तो सीपीयू अपने आप बिजी रहेगा उस चीज को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो ये हमारे पास बैच बन गया 1, बैच 2, ये बैच 1, और ये मशीन जो आपने पिछली डायग्राम में देखी, सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर प्रोग्राम, इनपुट और यहां से आउटपुट। आई होप आपको ये समझ आ गया। सेम सिंपल कंसेप्ट है कि पहले हम सिंगल जॉब दे रहे थे, अब हम बैच बना के जॉब देना शुरू कर दिया हमने, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या हो गए, इससे हमारा टाइम बचा। ऑब्वियसली पहले हम एक एक जॉब को इनपुट करा रहे थे, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ही बैच बना रहे हैं और उसको प्रोसेसिंग के लिए मशीन को दे रहे हैं। इससे क्या होना शुरू हो गया, हमारा टाइम बचना शुरू हो गया। नो मैनुअल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैनुअल इंटरवेंशन की हमको कोई जरूरत नहीं है, एक बार बैच बन गया तो मशीन उस पर अपने आप ऑटोमेटिकली काम करती रहेगी, ठीक है। और अब इसके डिसएडवांटेजेस में भी देख लेते हैं। पहली चीज तो ये थी, हमारे पास मेमोरी बहुत लिमिटेड थी। आज तो हमारे पास मेमोरी बहुत ज्यादा है, जीबीज, टीबीज, डेटाबाइट्स, पेटाबाइट्स, लेकिन उस टाइम हमारे पास मेमोरी इतनी ज्यादा नहीं थी। केबीज में हमारे पास मेमोरी होती थी, केबी से भी कम, ठीक है। तो उस हिसाब से उसमें हमको ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड करना होता था और उसके बाद यूजर प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में चलाना है उसको भी लोड करना होता था। तो हमारे पास मेमोरी की रिक्वायरमेंट बहुत
रहती थी, इसलिए मेमोरी हमारे पास कम थी, तो वो भी एक ड्रॉबैक है। तो सीपीयू रिमेन्स आइडल, ठीक है। अब सीपीयू आइडल क्यों रहेगा, मैंने पहले भी बताया, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अभी भी क्या कर रहे थे, डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट कर रहे थे। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे इंटरेक्ट कर रहे थे, अब हम पंच कार्ड का बंडल बना के मशीन को दे रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो इसका मतलब ये है इनपुट भी और आउटपुट आपको पता है पंच कार्ड पे आनी है, तो इसका मतलब इनपुट डिवाइसेस डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी। तो इससे क्या होता था, हमारा सीपीयू स्पीड में मिसमैच आता था, नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू वाज देयर, तो उससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता था और सीपीयू भी आइडल रहता था। इस चीज को हमने दूर किया नेक्स्ट एक कंसेप्ट से जिसका नाम था स्पूलिंग, ठीक है, स्पूलिंग। चलिए थोड़ा सा इस स्पूलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए स्पूलिंग के बारे में देख लेते हैं। स्पूलिंग क्या है, सिमुलटेनियस पेरिफेरल्स ऑपरेशंस ऑनलाइन, और पेरिफेरल्स के हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ओके। तो स्पूलिंग में क्या होता था, हमारे इनपुट डिवाइसेस है, अब सिग्निफिकेंट चेंज देखो, यहाँ पे देखने वाली चीज है, यहाँ पे अब हमारे पास मेन मेमोरी आ गई है, पहले हमारे पास मेन मेमोरी नहीं थी, और मेन मेमोरी है और हमारे पास डिस्क भी है, डिस्क मतलब जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इनपुट डिवाइसेस से डेटा मेन मेमोरी के थ्रू कहां जा रहा है, सीधा डिस्क में जा रहा है, और डिस्क से डेटा वापस मेन मेमोरी में आ रहा है, और वापस मेन मेमोरी से डिस्क में, और डिस्क से आउटपुट डिवाइस पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब इनपुट डिवाइसेस डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो पंच कार्ड्स डायरेक्ट सीपीयू को दे रहे थे पहले मशीन के अंदर, अब वो काम हमारा खत्म कर दिया हमने, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, मेन मेमोरी लगा दिया, और इनपुट डिवाइसेस इस मेन मेमोरी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सीपीयू किससे इंटरेक्ट कर रहा है, सीपीयू सीधा मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करके डिस्क से डेटा उठा रहा है, ठीक है। मतलब डिस्क और मेन मेमोरी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सीपीयू हमारा मेन मेमोरी से इंटरेक्ट कर रहा है। स्पूलिंग का मेन कॉन्सेप्ट ही यही था कि स्पूलिंग ने क्या किया, जो डायरेक्ट हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी इनपुट डिवाइसेस की सीपीयू के साथ, उसको खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए थोड़े पॉइंट पढ़ लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर रिलेटिवली स्लो एज कंपेयर टू सीपीयू, ये सबको पता है कि मैंने पहले बताया इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, उनकी स्पीड सीपीयू की स्पीड से बहुत कम रहती है, ठीक है। तो डाटा इज स्टोर्ड इन डिस्क एंड सीपीयू विल इंटरैक्ट विद डिस्क वाया मेन मेमोरी, ठीक है। डेटा इज स्टोर्ड इन डिस्क, जो डेटा है हमारा वो सारा डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है, और सीपीयू इंटरैक्ट विद डिस्क वाया मेन मेमोरी, और सीपीयू किससे इंटरैक्ट कर रहा है, सीपीयू इंटरैक्ट कर रहा है डिस्क से थ्रू मेन मेमोरी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अब डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं सीपीयू से, सीपीयू सिर्फ मेन मेमोरी से इंटरैक्ट कर रहा है, और मेन मेमोरी से डेटा ले रहा है डिस्क, मेन मेमोरी किससे डाटा ले रहा है, डिस्क से, और वो डेटा किसके पास जा रहा है, सीपीयू के पास। अब इसका फायदा क्या हुआ कि अब सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ रहा, हम एक बार मेमोरी में डेटा डाल देंगे, ठीक है, और वो डेटा मेन मेमोरी के थ्रू सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हमको एक एक जॉब बार बार लोड करनी पड़ रही है, डायरेक्ट हमने मेमोरी में जॉब बहुत सारी जॉब्स रख दी हैं, अब सीपीयू प्रॉपर्ली उनको एग्जीक्यूट कर पा रहा है एक के बाद एक, यानी सीपीयू का आइडल टाइम हमने खत्म कर दिया। अब सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड है उसको हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब मैन्युअल इंटरेक्शन नहीं हो रही है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की सीपीयू के साथ, सिर्फ मेमोरी के साथ इंटरेक्शन हो रही है सीपीयू की, तो वो डेटा सीधा सीपीयू वहां से ले रहा है मेन मेमोरी से, और उसमें प्रोसेसिंग परफॉर्म करके हमको आउटपुट देता जा रहा है, ठीक है। स्पूलिंग इज कैपेबल ऑफ ओवरलैपिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस फॉर वन जॉब विद सीपीयू ऑपरेशंस ऑफ अदर जॉब, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्पूलिंग है वो क्या करेगी, एक अगर मैं मान लो एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो एक प्रोसेस, तो दूसरे कितनी देर में वो ओवरलैप करके दूसरे प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करा देगी, मतलब उसको सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं होने देगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस हैं। नो इंटरेक्शन बिटवीन इनपुट आउटपुट, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि अब सीपीयू की इंटरेक्शन खत्म हो गई है किसके साथ, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ, और मोर सीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ गई है। अब सभी देख पा रहे हैं कि अब सीपीयू हमारा स्लो काम नहीं कर रहा, फास्ट काम कर पा रहा है, क्योंकि उसको इनपुट जॉब्स मिल रही है टाइमली। और डिसएडवांटेज क्या है, स्टार्टिंग में जब स्पूलिंग आई थी वो यूनिक प्रोग्रामिंग थी। यूनिक प्रोग्रामिंग मतलब जब तक एक प्रोग्राम मेमोरी से एग्जीक्यूट करके चला नहीं जाता तो दूसरा प्रोग्राम नहीं चल पाता था। मतलब ये ऐसी बात होगी कि मान लो मेरा कोई अगर होटल है तो होटल में मैं बोलूंगा कि जब तक मैं एक कस्टमर को फुल खाना ना खिला दूं
पूरी तरह से फुली प्रोसेस वे में, तो तब तक मैं दूसरे कस्टमर को एंटरटेन नहीं करूंगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब होटल में हम जाते हैं तो बहुत सारे टेबल्स लगे होते हैं और उसमें हम जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन स्कूलिंग के कहने का मतलब ये था कि एक प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरे को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तक की जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसकी अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, मान लो मेरा एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस बोलो तो या फिर वेयर हाउस बोलो या फिर मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मेरे पास एक बहुत बड़ी मशीन है। ठीक है, तो वो मशीन क्या करती है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज है, तो लेकिन मेरे पास जो इनपुट और आउटपुट है, यानी कि जो मेरे पास मटेरियल रॉ मटेरियल आना है उसको आने में बहुत टाइम लगता है। और मान लो कि मेरे पास अगर एक ट्रक आ रहा है डेटा, उसको उतार के मेरे को उस मशीन तक ले जाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम लग रहा है, और उस एक और मशीन को उस डेटा को प्रोसेस करते सिर्फ आधा घंटा लग रहा है। तो स्पीड का कितना मिसमैच हो रहा है, उधर से मेरे को 1 हफ्ता लग रहा है डेटा उसके अंदर ले जाने के लिए, तो वो आधे घंटे में उस डेटा को प्रोसेस कर रही है, और वापस मुझे 1 हफ्ता लग रहा है उस डेटा को ट्रक पे लोड करके भेजने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम को वेस्टेज से बचाने के लिए हमने क्या किया, पहले हम सिंपल एक जॉब एग्जीक्यूट कर रहे थे, फिर हमने बैचेस में जॉब डालना शुरू कर दी ताकि सीपीयू मेरी मशीन अच्छे से काम कर सके। फिर वो भी उसको भी हमने आगे और इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करने के बाद हम डिस्क और मेन मेमोरी के कंसेप्ट पे आ गए। ठीक है, इसके बाद ये अब इसका ड्रॉबैक क्या था, यूनिट प्रोग्रामिंग, और नेक्स्ट हम चलेंगे तो इस ड्रॉबैक को हमने दूर करने की कोशिश की इवैल्यूएशन में। तो इवोल्यूशन में ऑपरेटिंग सिस्टम में अब यूनिट प्रोग्रामिंग को हमने रोका यहाँ पे, और उसके बाद हम कहां पे काम शुरू किया, मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।